भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य अकादमी में 198वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग परेड आउट का निरीक्षण किया। भारत का 2047 तक विकसित भारत विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग उनके खेतों, किसानों और गांवों से होकर गुजरता है। लोकसभा अध्यक्ष पंचायत परंपरा और प्रौद्योगिकी के समन्वय से भारत कृषि क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेगा। लोकसभा अध्यक्ष सतत कृषि नवाचार अनुसंधान विकसित भारत 2047 की सुदृढ़ आधारशिला। लोकसभा अध्यक्ष ने विकसित भारत 2047 के लिए एक सतत कृषि परंपरा प्रौद्योगिकी और ठोस परिणाम विनियामक 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा नेतृत्व वाले विकास और एक सशक्त नवाचार प्रक्रिया तंत्र के उदय की दिशा में सरकार के मजबूत प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में युवा शक्ति को उल्लेखनीय योगदान और वैश्विक पटल पर उनके बढ़ते प्रभाव पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों की एक प्रमुख विशेषता रही भारत के युवाओं ने अपने सपनों को आत्मविश्वास के साथ साकार किया है। प्रधानमंत्री का फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से पूर्व प्रस्थान वक्तव्य। फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों और स्लोवाकिया गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री रॉबर्ट फिको के नियंत्रण पर 13 से 18 जून 2026 तक फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करूँगा। वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम 14 जून को यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। योग के लिए सबसे अधिक दर्शकों का विश्व रिकॉर्ड बनाने का उद्देश्य है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के कृषि मंत्री की 16वीं बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुई। 16वीं बैठक 12 से 13 जून 2026 को संपन्न हुई। प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। प्राथमिकता 2 कृषि, व्यापार और सहयोग। प्राथमिकता 3 नवीकरणीय खेती, जलवायु के अनुकूल और संवहनीय कृषि। प्राथमिकता 4 में नवोन्मेष के उद्देश्य से सहयोग का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि और खाद्य प्रणाली को भविष्य के तैयार करने में वास्ते निवेश। बैठक का समापन ब्रिक्स के कृषि मंत्री की संयुक्त घोषणा की सर्वसम्मति से पारित किए जाने के साथ हुआ। घोषणा पत्र सदस्य देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और साझा प्रतिबद्धताओं तथा उनके बीच विस्तृत विचार विमर्श के जरिए बनी सहमति को प्रतिबंधित करता। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन वैश्विक कृषि सहयोग का नया घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जारी हुए ब्रिक्स देशों का ऐतिहासिक कृषि घोषणा पत्र किसान केंद्र में दुनिया के साथ में केंद्रीय इंदौर से दुनिया को संदेश। लैब से खेत तक नवाचार, हर खेत किसान तक पहुंचेगा लाभ। कृषि प्राकृतिक खेती के डिजिटलीकरण, एग्रीकल्चर तक नए 4 वैश्विक नेटवर्क पर सहमत ब्रिक्स देश। छोटे किसान, महिलाओं, युवाओं पर फोकस। इंदौर बैठक में बना व्यापक रोड मैप। खाद्य सुरक्षा, जलवायु संकट और कृषि व्यापार पर ब्रिक्स देशों का साझा प्रतिबद्धता। देसी बीजों की सुरक्षा से कार्बन क्रेडिट तक इंदौर में तय हुई नई वैश्विक दिशा। महंगी खाद के बीच भी किसानों को सस्ती उर्वरक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बोझ केंद्र सरकार उठा रही है।
इंदौर डिक्लेरेशन, किसान केंद्रित वैश्विक घोषणा पत्र, केंद्रीय 4 नए संस्थागत पहले नेटवर्क फोरम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रीकल्चर, ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर एक्सेलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की स्थापना। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क प्राकृतिक जैविक पुनर्योजी कृषि पद्धतियों पर संयुक्त रिसर्च, अनुभव साझेदारी, क्षमता निर्माण का प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके माध्यम से सदस्य देश एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सकेंगे, जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा दे सकेंगे। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, दूसरी प्रमुख पहल ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक तकनीकी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा आधारित कृषि साधनों के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देगा। ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम, तीसरी घोषणा ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम की स्थापना से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य किसानों के बीज संबंधी अधिकारों, देसी बीजों की विविधता और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना है। ब्रिक्स एग्रीन ग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, चौथी पहल ब्रिक्स एग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना। ये सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों, बीजों और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेटवर्क में सूचना आदान प्रदान, क्षमता निर्माण, तकनीकी और सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देगा, ताकि अलग अलग देश उपलब्ध श्रेष्ठ किस्मों, जनरेटिव संसाधन, इनपुट के जानकारी साझा हो सके और व्यवहारिक ध्यान विकसित किया जा सके। पहले से चल रही पहलों को मजबूती और व्यापक फोकस। ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म को और सुदृढ़ करते हुए एक सख्त नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है, ताकि अनुसंधान केवल लैब तक सीमित न रहे, बल्कि तेजी से किसानों के खेत तक पहुंचे। नवाचार का सीमित दायरे से बाहर निकलकर व्यापक प्रसार हो, अधिक से अधिक देशों और किसानों तक नई तकनीकी और समाधान पहुंचे। यही इस हब का प्रमुख लक्ष्य होगा। यही असली लैब टू लैंड मॉडल होगा। कृषि व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में निष्पक्ष, समतामूलक, समावेशी, पारदर्शी, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति ब्रिक्स देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भारत द्वारा आयोजित स्वदेश संवाद के माध्यम से ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज जैसी पहलों पर नवाचार पर विचार विमर्श की नई गति दी गई। जलवायु परिवर्तन, एल नीनो और कार्बन क्रेडिट, फूड लॉन्स। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन खतरों से जूझ रही, ऐसे समय में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल सतत कृषि पद्धतियों के प्रोत्साहन करना साझा जिम्मेदारी। और क्योंकि धरती केवल आज की पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। एल नीनो से संभावित प्रभावों पर प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि असल भारत सहित एशिया प्रशांत के कई देशों में पड़ सकता है इसका असर, लेकिन देश अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान, सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करने की रणनीति के लिए चर्चा हुई। कार्बन क्रेडिट एक स्थापित सिस्टम जो किसानों की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्बन क्रेडिट हासिल करते हैं, उन्हें लाभ मिलता है। जलवायु अनुकूल खेती, कार्बन संवेदनशील नीतियों और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इस दिशा में व्यवहारिक रास्ते हैं। फूड लॉन्स पर तकनीकी चर्चाओं का उल्लेख करते हुए कटाई से लेकर के बाजार तक जो खाद्य हानि होती है उसे कैसे कम किया जाए, जो खाद्यान्न बचकर वेस्ट के रूप में कार्बन गैसों का उत्सर्जन
बढ़ाता है उसे कैसे रोका जा सके, इन मुद्दों पर विस्तार चर्चा। खाद्य इनपुट कीमतें, छोटे किसानों, टेक्नोलॉजी। यूरिया की 206 बोरी 266 रुपये, DAP की बोरी 1350 रुपये की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। बढ़ी हुई लागत और पूरा अतिरिक्त भार केंद्र सरकार के अपने ऊपर ले रही। संकट की स्थिति में किसानों के साथ खड़ा रहना सरकार का धर्म है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, किसानों को आधुनिक तकनीकी पहुंचने को उन्होंने हर किसान महंगी मशीनरी नहीं खरीद सकते, इसलिए देश भर में कस्टम हायरिंग सेंटर और सामूहिक समूह आधारित मॉडल के माध्यम से मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, जिससे छोटे किसानों भी ड्रोन, आधुनिक औजार और अन्य उपकरण का लाभ ले सकें। भारत ने एग्री स्टार्टअप, एग्री बिजनेस, एग्रीप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाओं के माध्यम से युवा तेजी से कृषि की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई हजार स्टार्टअप सक्रिय त्वरित सफलता के उदाहरण सामने आ रहे हैं। इंदौर की मेजबानी में विशेष प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि मालवा की परंपरा के अनुसार यहाँ जिस आदमी आतिथ्य और सत्कार के प्रतिनिधियों को स्वागत किया, उससे सभी उद्गत और प्रसन्न हैं। 56 दुकान रजवाड़ा और मांडू के शहर उनके मन के लंबे समय तक स्मृति के रूप में अंकित रहेगी। सिंगरौली सोनभद्र में विकास और जन कल्याण का सशक्त आधार बन रही है। NCL की CSR पहलें। सिंगरौली स्थित भारत की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अपनी CSR पहलों के माध्यम से सिंगरौली, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास को निरंतर बढ़ा दे रही है। विशेष रूप से पिछले 12 वर्षों में NCL ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। वर्ष 2013-14 में NCR व्यय 39 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 146 करोड़ हो गया। फर्न शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। 76 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सशक्त केंद्र। प्रतिवर्ष 2000 दिव्यांग स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, आवश्यक परामर्शाएं, कृत्रिम उपकरण और अन्य पुनर्वास सेवाएं लाभ प्राप्त कर सकें। गंभीर और जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए सहारा बनी चरक योजना। NCL चरक कम्युनिटी हेल्थ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल CSR पहल के माध्यम से कंपनी की परिचालन परिधि सिंगरौली परिक्षेत्र से सेवन निवासरत लोग जो चिन्हित गंभीर या जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, TB, HIV, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण जैसे रोगग्रस्त हैं, आर्थिक रूप से कमजोर को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवा दे रही है। अभी कुल 8.5 करोड़ का प्रावधान संचालित परियोजना में जीवन घातक बीमारियों से पीड़ित 13 मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। काशी में बना आधुनिक वृद्धाश्रम। NCL द्वारा वाराणसी में 24.76 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। हरित NCR के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन। हरित NCR पहलों के माध्यम से स्थानीय परिक्षेत्र में गोपद और मयार नदी के कैचमेंट क्षेत्र में सफाई, चेक डैम और परकोलेशन डैम निर्माण जैसी गतिविधियों पर 3.53 करोड़ रुपए का व्यय जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। CSR पहल कौशल के माध्यम से रोजगार सृजन। सिंगरौली में ITI वेढ़न और सोनभद्र में ITI
दृढ़ी के विकास में एनसीएल ने 3.86 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से 1350 से अधिक युवाओं महिलाओं परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया। आदिवासी बच्चों को मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लगभग 300 आदिवासी वंचित वर्गों को परियोजना के अंतर्गत ऑटिज्म, इंडोर स्पोर्ट और तीरंदाजी प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को मिला आधुनिक उपकरणों का संबल। नन्हा सा दिल एनसीएल से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मिल रहा जिंदगी का उपहार। सिंगरौली सोनभद्र के आसपास क्षेत्रों में 38,000 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। अब तक 240 बच्चों को निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा कराई जा चुकी है। रीवा में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सेवाओं को मजबूती एनसीएल द्वारा सीएसआर के तहत श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी यूनिट के विकास हेतु 6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। स्मॉल होल्डर्स पोल्ट्री परियोजना स्थानीय महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। एनसीएल के स्मॉल होल्डर्स पोल्ट्री परियोजना आदिवासी परिवारों जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना के तहत 1050 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए। बैकवर्ड लिंकेज में 1500 अतिरिक्त परिवारों को निकट भविष्य में लाभ मिलेगा। चितरंगी में 10,000 से अधिक घरों का विद्युतीकरण। एनसीएल द्वारा सीएसआर के तहत चितरंगी ब्लॉक में 10,253 घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसके माध्यम से 40,000 लोगों के जीवन में सुधार किया है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। आईएनएस चिल्का में बैच 01/26 की पासिंग और परेड का आयोजन किया। आईएनएस चिल्का एक गर्व से भरा और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। 3011 प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह में कड़ी और अनुशासनिक प्रारंभिक नौसैनिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय नौसेना का जहाज तारकश सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है। 12 जून को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है। ये जहाज सेशेल्स तटरक्षक बल के जहाज पीएस जोरोएस्टर को भारत के सेशेल्स तक ले जाएगा, जिसका जीआरएस कोलकाता में मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। यह निर्माण रखरखाव के क्षेत्र में एक स्थायी समुद्री साझेदारी को प्रदर्शित करता है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 30 जून 2026 से सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। 30 जून 2026 लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिंडोगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें कोर्स की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने 241 फ्लाइट कैडेट, जिनमें एनडीए में प्रवेश करने वाली महिलाओं का पहला बैच भी शामिल है, को पदाधिकारियों के रूप में कमीशन किया गया है। रक्षा मंत्री ने स्नातक कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा, उभरती चुनौतियों के प्रति सतर्क रहें, स्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को समायोजित करें, निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए भविष्य की तकनीकी और रणनीतियों को अपनाएं, लागू करें, उन्हें बदलाव करें।
भारतीय वायुसेना ने राष्ट्र के लिए ढाल और तलवार दोनों की भूमिका निभाई। नारी शक्ति को बढ़ावा देने से भारतीय सेना और अधिक मजबूत और संतुलित बनेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने राष्ट्र की अगली पीढ़ी की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया। DRDO ने राष्ट्र की रक्षा तैयारियों के लिए अधिक सुदृढ़ करते हुए दुश्मन से हर प्रकार की संभावित खतरे से निपटने में सक्षम कई महत्वपूर्ण तकनीकी सफलतापूर्वक प्रदर्शित की। इस क्रम में 10 से 11 जून को लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए गए, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के विरुद्ध मल्टी लेयर डिफेंस और मध्यम दूरी की एंटी-शिप क्षमता को प्रदर्शित करना। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। NAQM ने CAQM ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में लागू उपायों की समीक्षा की। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन पद्मश्री डॉक्टर PL गौतम द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैव कृषि विकास, संरक्षण, सतत उपयोग और पहुंच एवं लाभ साझा से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 13(1) के अंतर्गत कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का 1 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया। कृषि जैव विविधता विशेष समिति 2005 में NBA की महत्वपूर्ण सलाहकार संस्था रही है। भारत ने DRI के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ किया। लगभग 17 किलो तस्करी किया हुआ विदेशी सोना जब्त किया है। इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने भारत में शहरी बदलाव को आकार देने में 50 वर्ष पूरे किए। विज्ञान भवन में रेजिलिएंट अर्बन इंडिया 2047 विषय के अंतर्गत स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। शहरों के जलवायु से जुड़े बढ़ते दबावों का सामना करने के कारण भविष्य के शहरी विकास में सक्रिय योजना निर्माण, प्रकृति आधारित समाधान, हरित बुनियादी ढांचा और टिकाऊ प्रणालियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर PK मिश्रा पिछले 12 वर्षों में नागपुर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए। 25 लाख वृक्षारोपण के माध्यम से हरित नागपुर विकसित करने का संकल्प केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने लगभग 25 लाख नए रोजगार सृजित किए। स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 से बढ़कर 2,30,000 हुई है। स्टार्टअप इंडिया का आह्वान नवाचार में राष्ट्रीय आंदोलन भारत के 50% से अधिक स्टार्टअप अब Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। RISE 2026 में 125 से अधिक स्टार्टअप को एक साथ लाया है। डीप टेक इनोवेशन में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है।
विज्ञान आधारित विकास को गति देने के लिए उद्योग और शिक्षा विदों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। अनुसंधान और नवाचार को सुगम बनाने तथा बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। CSIR टेक्नोलॉजी शोकेस पोर्टल पर उद्योगों द्वारा अपनाए जाने वाले 800 से अधिक प्रणालियाँ उपलब्ध है। CSIR NICPR ने कोहा सॉफ्टवेयर के बुनियादी तत्वों पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कोहा सॉफ्टवेयर के बुनियादी तत्वों विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन्म के समय गरिमा और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को बढ़ावा देना BBBP एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ जो व्यवहारिक परिवर्तन और बाल का सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। जन्म के समय देखभाल में बच्चे के जीवन और माँ के स्वास्थ्य की नींव रखती है। जनवरी 2025 को शुरू की गई BBBP योजना घटते बाल लिंगानुपात और व्यापक लिंग आधारित भेदभाव को जवाब में शुरू की गई। 11 वर्षों में BBBP लक्षित नीतिगत पहलों के आगे बढ़कर देशव्यापी खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़गे ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत लद्दाख के सीमावर्ती गांवों का 3 दिवसीय दौरा पूरा किया। उन्होंने युवाओं ITBP कर्मियों स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत की। हॉल ऑफ फेम भारत के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि। भारत सरकार ने विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती। युवा सशक्त राष्ट्र 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत का दृष्टिकोण। अमृत पीढ़ी का उदय। लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण भारतीय इतिहास में अहम मोड़ पर है। अमृत पीढ़ी के रूप में यह कौशल शिक्षा कौशल खेत और उद्यमिता सहित इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। युवाओं को अब केवल निष्क्रिय लाभार्थी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें अमृत पीढ़ी के रूप में पहचाना जाएगा। वे विकसित भारत 2047 के मुख्य निर्माता और सह रचनाकार के रूप में उभरे हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान। पिछले देशों में युवाओं के विकास के लिए भारत के नज़रिए से काफ़ी बदलाव आए जो युवा गतिविधि आबादी की बदलती आकांक्षाओं और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 देश में युवाओं के बुनियादी ढांचे विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया।
15 से 29 वर्ष लोगों को युवा माना गया। शिक्षा, रोजगार, कौशल, खेल, सामाजिक भागीदारी, सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में पहचान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य पहुंच, समावेश और संस्थागत मंजूरी पर है। राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का ढांचा भविष्य के लिए जरूरी है। कौशल, उद्यमिता, नेटवर्क, नागरिक, डिजिटल भागीदारी, टिकाऊ विकास और उभरती प्राथमिकताएं। शिक्षा, हर युवा भारतीय के लिए गुणवत्ता, पहुंच, सशक्तिकरण। अब ध्यान सिर्फ पहुंच बढ़ाने से हटकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बदलाव मुख्य आधार पर देश भर में हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयारी की गई पहली व्यापक शिक्षा नीति। स्कूलों को मजबूत बनाना, बुनियादी ढांचा समावेश और छात्रों को बनाए रखना। 2025-26 में 1.49 लाख से ज़्यादा स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी डिजिटल पक्ष को दायरे में लाया गया। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV, नेताओं सुभाष चंद्र बोस आवासीय भविष्य के लिए तैयार। शिक्षा, मजबूती तकनीकी और नवाचार, सीखने में सुधार। नई शिक्षा नीति 2020 नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसे 170 विद्यार्थियों ने अपनाया। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, 153 विशालकाय उच्च शिक्षा, ज़्यादा संस्थान, ज़्यादा पहुँच। कौशल विकास, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल। स्किल इंडिया 2015 शुरू किए गए। स्किल इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास में जन शिक्षा संस्थान और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई। PMKVY 1.0 2015 1629 लाख क्राउड ट्रेनिंग स्कीम। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI भारत में दीर्घकालिक चलने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के ऋण उद्योग कर्मी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। हब स्पोक मॉडल 1000 IT, 200 IT और 800 स्पोक ITI अत्यधिक अवसंरचना और आधुनिक उपकरणों का साथ अपग्रेड किया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना स्कीम 2024 में शुरू की गई। संकल्प के लिए कौशल व्यवस्था को मजबूत करना, विनियोजन कौशल समितियाँ